नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सोल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की, और आज का अपना पेपर है 11वां। इस पेपर की आंसर की अभी हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले अपने 10 पेपर डिस्कस किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ESIC टेस्ट सीरीज के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इस पेपर की आंसर की सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। हर पेपर में अपन देखते ही हैं, तो एनालिसिस की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स अभी तक मिला है। तो करीबन 165 कैंडिडेट ने अभी तक एग्जाम दिया है, जिसमें से 100% मार्क्स एक कैंडिडेट के आए हैं, एंड 90% मार्क्स जो है वो 7 कैंडिडेट लेकर आए हैं, एंड 80% मार्क्स जो है अभी तक 24 कैंडिडेट लेकर आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, वो हो सकता है 100% वाले ने लिखा है तो उसका तो नाम आएगा। जैसे 90% वाले में 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो उनका रिजल्ट शो नहीं होगा। मतलब रिजल्ट तो शो होगा बट उनका नाम यहाँ पे शो नहीं होगा। तो वो कौन है कौन नहीं है वो असमंजस में ज़रूर रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। और मैंने 3-4 बार पहले भी बोल दिया है कि जो अपना नाम नहीं लिखेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब उसका नाम जो है रिजल्ट में नहीं होगा। बाकी रिजल्ट उनका शो होगा, उनको पता नहीं रहेगा कौन सा रिजल्ट अपना है। तो नाम अपना ज़रूर लिख दिया करो जब भी आप टेस्ट दो। बाकी अगर आपको अपना रिजल्ट नहीं चाहिए तो बिल्कुल आपका जो नाम है वो हटा दिया जाएगा। आप बिना नाम के भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इस पेपर की आंसर की को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है ये ESIC में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो जो ESIC का पेपर होगा ना, वो UPSC पैटर्न के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं जल्दी। तो करीबन 430 प्लस क्वेश्चंस है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। ये जो 430 प्लस क्वेश्चंस होंगे, इनमें से क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, यानी कि उनमें से क्वेश्चंस 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। वो बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे आज के पेपर के आंसर की सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाएगा उनका लेवल किस प्रकार का है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द क्लाइंट इज एडमिटेड विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि एक पेशेंट है जो COPD का है और वो एडमिट हुआ है। ब्लड गैसेज रिवील्स PS 7.36, CO2 45, O2 84 एंड SCO3 28। जो ब्लड गैस आपने चेक की इस पेशेंट की, COPD का पेशेंट है, ब्लड गैस आपने चेक किया। ब्लड गैस की जो फाइंडिंग है वो कुछ इस प्रकार की है। पेन जो है वो 7.36 है, CO2 जो है 45 है, ऑक्सीजन जो है वो 84 यानी 84 है, एंड SCO3 जो है 28 यानी 28 है। अब आगे देखिए क्या पूछने जा रहा है। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट टू बी। बताइए नर्स जो है इसने असेसमेंट किया है पेशेंट को क्या हो रखा है। पहला ऑप्शन है अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस, नेक्स्ट है कंपनसेटेड एल्कलोसिस, नेक्स्ट है कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नेक्स्ट है अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो मैं आपको बार बार बताता हूँ जब भी एसिड बेस इम्बैलेंस का क्वेश्चन आता है। और ट्रिक आप सभी को याद है, ROM, ROME। रेस्पिरेटरी क्या होता है अपोजिट, एंड मेटाबॉलिक क्या होता है इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब है pH अगर गिर रही है तो SCO3 भी क्या होगा, गिरेगा। और अगर pH बढ़ रही है तो SCO3 भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये मेटाबॉलिक जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेस्पिरेटरी जस्ट इसके अपोजिट होता है। अगर pH गिरती है तो SCO3 भी बढ़ेगा, एंड PCO2 जो है, सॉरी CO2 जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, मेटाबॉलिक के जस्ट अपोजिट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू देखते हैं। pH जो है वो 7.36 है, यानी एसिडोसिस तो है, एसिडोसिस तो है, लेकिन कौन सा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखिए एसिडोसिस हो रखा है। एंड नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं, जो pH है वो 7.35 टू 7.45, ये तो आप सभी को पता रहती है। CO2 की बात करते हैं तो 35 टू 45 जो है नॉर्मली CO3 का लेवल होता है। एंड यहाँ पे बात करते हैं SCO3, तो SCO3 जो है 22 टू 26 होता है। अपने अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी जस्ट अपोजिट होता है। अगर pH गिरी हुई है, यहाँ पे क्या हो रखा है, pH जो है 7.35 यानी जस्ट नियर है, मतलब ये pH तो क्या हो रखी है, गिरी हुई है। अब यहाँ पे देखिए CO2 जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी एंड लेवल का यहाँ पे CO2 लेवल पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ साथ मैंने ये भी बताया कि SCO3 भी बढ़ा हुआ मिलेगा और CO2 भी बढ़ा हुआ मिलेगा, जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए 28 यानी 26 जो है नॉर्मल वैल्यू है, इससे भी ज़्यादा जो है SCO3 का लेवल है, तो यानी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी हो रहा है,
एंड एसिडोसिस हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनसेट होगा या अनकंपनसेट होगा? वैसे यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सही से आपको ऑप्शन दे रखा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है, तो ये क्या कंपनसेटेड है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन जो है अलग अलग और मिल जाए, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, इस प्रकार से और ऑप्शंस भी जो है मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उम्मीद करूंगा ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है। मैं बार बार समझाता हूँ आपको, रोम जो है उससे याद रखना है, और जो वैल्यू है नॉर्मल जो वैल्यू है, पीएच है, पीसीओ2 है, पीएसीओ2 है, एससीओ3 है, इनकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कंपनसेटेड क्यों बोला गया है। जो पीएच है वो 7.35 टू 7.45 होती है, ये पीएच होती है। अगर नॉर्मल पीएच है, इस पीएच के बिटवीन अगर रेंज आ रही है तो वो आपकी होगी कंपनसेटेड। इससे अगर कम या फिर ज़्यादा हो रही है वो आपकी अनकंपनसेटेड कहलाएगी। चलिए रैशनल में मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड को आप क्लेरिफाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ सीरम जो वैल्यूज़ है ब्लड गैसेज की नॉर्मली वो यहाँ पे दिखाई गई है। पीएच 7.35, 7.45 ये अपने बात कर लिए। ऑक्सीजन जो है PaO2 नॉर्मली 80 से 100 mmHg होता है, एंड PaCO2 35 से 45 mmHg, SCO3 22 से 26 मिलीग्राम पर लीटर, एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100% होता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो और इम्पोर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है कि एक तो होता है PaO2, ध्यान रखिएगा, एक तो होता है PaO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो तो होता है आपका नॉर्मली 80 से 100 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। एक आता है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन, दोनों का आपको ध्यान रखना है। एक SaO2 होता है यानी सेचुरेशन ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाता है, एक आपको PaO2 वैल्यू मिलती है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा वो तो मोर देन 95% होगा, मोर देन 95%, एंड या फिर आप बोल सकते हैं 95 से 100%, ये तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल होता है नॉर्मली। एंड पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 80 से 100 mmHg होता है। चलिए यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी और कंपनसेशन की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से कंपनसेशन होता है और कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी वजह हो सकती है जिनकी वजह से अलग अलग जो आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, किन किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, क्या उनके कारण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक पिक्चर के अंदर मिल जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद कर ही लेना। देखिए यहाँ पे प्राइमरी एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, मैंने अभी बात की थी, रेस्पिरेटरी क्या होगा, जस्ट अपोजिट। अगर पीएच 7.35 है तो जो CO2 लेवल है वो 45 या उससे ज़्यादा होगा, ये अपन ने अभी बात की है, ठीक है। इसमें SCO3 है वो भी बढ़ेगा, जो SCO3 का लेवल है वो बढ़ेगा। अगर कंपनसेशन है तो SCO3 का लेवल बढ़ेगा, और अगर अनकंपनसेशन है तो SCO3 का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वैसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में देख लीजिए, पीएच जो है वो बढ़ी हुई है, एंड CO2 लेवल जो है वो बिलो है, यानी कि कम है, 35 या उससे कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, SCO3 का लेवल क्या होगा, कम होगा। किसमें, कंपनसेशन में। अगर कंपनसेशन है तो उसमें SCO3 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर अनकंपनसेट होगा तो कब होगा, जब SCO3 का लेवल जस्ट इसका अपोजिट हो जाए। तो ये तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इसका जस्ट अपोजिट जो है वो आपका अपोजिट आंसर कहलाएगा। यहाँ पे कंपनसेशन की बात हो रही है, अनकंपनसेशन की बात करते हैं, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसमें डिक्रीज हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो रही है तो इसमें इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कॉमन ईटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। तो देखो COPD है, इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। यहाँ पे पेशेंट भी क्या आपके COPD का ही है। सेडेटिव या फिर बार्बिट्यूरेट ओवरडोज हुई है तो भी आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटीज है, निमोनिया है, एटेलेक्टेसिस है, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस है, हाइपोवेंटिलेशन है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के रेस्पिरेशन डिफिकल्टी जिन कंडीशंस में होती है वो सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूड है। तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज जिनमें भी होती है उनमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। जस्ट इसका अपोजिट रेस्पिरेटरी क्या है, एल्कलोसिस, इसमें क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। एक में तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दूसरे में सांस तो ले रहा है लेकिन जल्दी जल्दी ले रहा है, बहुत ज़्यादा वो ले रहा है। एक में हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं, जस्ट इनके
अपोजिट होते हैं। तो पहला आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के को कुछ क्लिनिकल जो ईटियोलॉजी है वो आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो देखने को मिलेंगे ये आप लोग पढ़ लीजिए। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आएंगे। वैसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो आप लोग पढ़ लीजिए। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन कॉज्ड बाय हाइपोक्सिया, फीवर, fear, pain, exercise, anxiety, pulmonary embolus, mechanical ventilation, septicemia, burn injury, encephalitis, सैलिसिलेट पॉइजनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट बनता है सैलिसिलेट पॉइजनिंग। अगर सैलिसिलेट पॉइजनिंग हुई है तो उस पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ईटियोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये कोड वर्ड में आपको यूपीएससी पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है वैसा क्वेश्चन बना के भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चंस के लिए एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि सर ये जो कोड वर्ड वाले क्वेश्चंस है या फिर यूपीएससी पैटर्न के जो क्वेश्चंस है इनकी कोई बुक आती है क्या? तो देखो इसकी कोई बुक नहीं आती है। जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कुछ इटियोलॉजिकल कॉमन जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनके बारे में आपने पढ़ा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्रिएट क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है उसके कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। दो आपको यहाँ से मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नाम दिए जाएंगे और वो जो 3 है वो आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के नाम दिए जाएंगे। वो आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। नए क्वेश्चन जो क्रिएट हो गया वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 4 5 जो आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के एटियोलॉजिकल फैक्टर दिए गए वही आपको पूछना चाह रहे हैं, वही आपको बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, इनकी कोई बुक नहीं आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का वो एक तो सैलिसिलेट पॉइजनिंग, एक जो है एन्सेफेलाइटिस या ब्रेन इंजरी हुई है, सेप्टिसिमिया हुआ है, फीवर, एक्सरसाइज या फिर पेन, एंजाइटी, इनमें भी जो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनमें जस्ट अपोजिट होता है आपके रेस्पिरेटरी के। देखिए यहाँ पे पीएच भी गिर रही है और एससीओ3 का लेवल भी गिर रहा है, मतलब दोनों ही जो है डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बात जो ये इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर कंपनसेशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो उसमें क्या होगा, CO2 का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। CO2 जैसे डिक्रीज होगा पीएच जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। इनमें भी थोड़ा सा पढ़ लेना, SCO3 इंक्रीज हो रहा है तो जो पीएच है वो भी थोड़ा सा राइज होगा, एंड SCO3 जो है वो अगर डिक्रीज है तो पीएच भी जो है थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा। यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो CO2 का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा एंड पीएच जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो ये कंपनसेशन में होता है। अब ये कौन कौन सी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिनमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे DKA यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, नाम से ही पता चल रहा है कीटो एसिडोसिस, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। लैक्टिक एसिडोसिस है, स्टारवेशन है, सीवियर डायरिया है, रिनल ट्यूबल्स एसिडोसिस है, रिनल फेलियर है, GI फिस्टुलाज है, शॉक है, इन सभी कंडीशंस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ये इटियोलॉजिकल फैक्टर तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, ठीक है। देखो स्टारवेशन है, सीवियर डायरिया है, स्टारवेशन मतलब भूख हड़ताल पे है, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा, सीवियर डायरिया हुआ है, या फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, रिनल फेलियर हुआ है, शॉक हुआ है, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इनमें पीएच बढ़ेगी तो SO3 भी बढ़ेगा एंड CO2 भी इनमें बढ़ेगा, लेकिन पीएच जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज मतलब लोअर रहेगी। जैसे 7.45 है तो इसमें जो वैल्यू है वो आपको 7.40 भी मिल सकती है, कंपनसेशन में 7.42 भी मिल सकती है। तो ये क्या है, जस्ट लोअर पीएच है, जस्ट नियर बाई लोअर पीएच है। तो ये कंपनसेशन में आपको ऐसी पीएच देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे पूछे जाएगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किन किन कंडीशंस में देखा जा सकता है, तो सीवियर अगर वॉमिटिंग हो रही है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में कि सीवियर वॉमिटिंग अगर होती है तो क्या फाइंडिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, और वहाँ पे दिया जाता है आपको एक ऑप्शन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये भी मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको सही जवाब करना होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एक्सेसिव एनजी ट्यूब सक्शनिंग अगर हुई है तो उससे भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और ये एम्स में भी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायूरेटिक थेरेपी पे है, हाइपोकैलेमिया हुआ है, एक्सेसिव जो है लाइकोरिक
इनटेक हुआ है या फिर एक्सेसिव NaSCO3 जो है उसका यूज़ किया गया है, एक्सेसिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके 3 पॉइंट्स हैं, या तो हाइपोकैलेमिया हुआ है, या डायूरेटिक थेरेपी भी है, या फिर लंबे समय तक एनजी सक्शनिंग की गई है, या फिर सीवियर वॉमिटिंग हुआ है। इन कंडीशंस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। बाकी यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्सिंग इज पार्टिसिपेटिंग इन डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द postpartum client. The nurse is aware that an effective means managing discomfort associated with an episiotomy after discharge is। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक आप पोस्टपार्टम क्लाइंट को डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम करते हैं और आप डिस्चार्ज टीचिंग जो है वो आप पेशेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं, आप जो टीचिंग दे रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप इस पेशेंट को टीचिंग दे रहे हैं कि जो डिस्कम्फर्ट है उसको कैसे क्या मैनेज करना है। पेशेंट जो है उसका एपिसिटोमी हुआ है, एपिसिटोमी के बाद में उसकी जो है डिलीवरी करवाई गई है। तो यहाँ पे एपिसिटोमी हुई है तो मतलब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। अब यहाँ पे आप टीचिंग देंगे कि कैसे क्या डिस्कम्फर्ट को मैनेज करना है। तो क्या टीचिंग आप देंगे? पहला ऑप्शन है प्रोमेथाजिन, नेक्स्ट एस्पिरिन, नेक्स्ट सिजबात, नेक्स्ट आइस पैक्स। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस तो आपके गलत हो जाते हैं। प्रोमेथाजिन एंड एस्पिरिन दोनों ही क्या है, टैबलेट्स है, तो ये आपको देनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके दो ऑप्शंस बचते हैं आपके सिजबात एंड आइस पैक्स। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिजबात। आइस पैक्स के लिए भी आप टीचिंग जरूर देंगे, बट आइस पैक्स जो है इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूज नहीं करना है। ये मतलब जो आइस पैक्स है, सॉरी, आइस पैक्स जो है वो इमीडिएटली जो है आफ्टर डिलीवरी यूज़ करते हैं, उसके बाद में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आफ्टर डिलीवरी जैसे इमीडिएटली डिलीवरी हुई उसके बाद में आइस पैक्स यूज़ किए एंड उसके बाद में डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होगा नहीं। एपिसियोटोमी हुई है तो 100% उसको डिस्कम्फर्ट होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए इस बात के लिए उस पेशेंट को आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर बताना है, ये टीचिंग आपको देनी है। मतलब आइस पैक्स तो यूज़ करते हैं, बट ये कब करते हैं? इमीडिएटली पेशेंट को क्या करें, आप डिस्चार्ज करें तो डिस्चार्ज करने के बाद में आइस पैक्स यूज़ नहीं करने हैं। वहाँ पे उसको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ बात उस पेशेंट को करना है जिससे कि जो डिस्कम्फर्टनेस है वो डिक्रीज हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए रेशनल में देख लीजिए। एसिज बात विथ हेल्प विथ स्वेलिंग एंड इम्प्रूव हीलिंग, आइस पैक्स इज एन आंसर डी, कैन बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट डिलीवरी जैसे हुई इमीडिएटली आइस पैक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, इसके बाद यूज़ नहीं करते हैं। तो पेशेंट तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्चार्ज होने वाला है, तो इसको टीचिंग दे रहे हैं, तो ये घर पे जाएगा। घर पे जाने के बाद उसको जो टीचिंग आप देंगे वो क्या करेंगे कि सिज बात जो है वो आपको करना है, जिससे कि स्वेलिंग जो है वो कम हो एंड हीलिंग जो है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए सिज बात आपको करना है, ये टीचिंग आपको देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following post-operative diets is most appropriate for the clients who has had hemorrhoidectomy? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो 90% वाले जो भी कैंडिडेट हैं, मैंने उनका एनालिसिस किया है। जो 7 कैंडिडेट है उन सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, गलत किया है। एक कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया जिसके 100% आए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव डाइट के लिए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है उसको सजेस्ट कर रहे हैं। पेशेंट जो है वो हेमरॉइडेक्टमी का है, हेमरॉइड्स का उसका ऑपरेशन किया गया है। तो बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कौन सी डाइट के लिए आप कहेंगे या फिर बताएंगे? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाई फाइबर, तो ऑलमोस्ट ने हाई फाइबर डाइट ही लिखा है, ये भी आपका जवाब बनता है। लेकिन इससे पहले एक जवाब और बनता है, वो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है लो रेजिड्यू डाइट, नेक्स्ट है ब्लेंड डाइट, नेक्स्ट है क्लियर लिक्विड डाइट। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्लियर लिक्विड डाइट। देखिए क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो इस पेशेंट को आफ्टर सर्जरी सबसे पहले स्टार्ट करनी है। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो जो है हाई फाइबर डाइट या फिर जो रेगुलर डाइट ले रहा है पेशेंट वो ले सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या करनी है, क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट करनी है। जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को डाइट दी जाती है क्लियर लिक्विड डाइट दी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रेगुलर डाइट पे आएगा, हाई फाइबर डाइट भी खाएगा
ठीक है, ताकि उसको कोई कॉन्स्टिपेशन का खतरा ना हो, इसलिए हाई फाइबर डाइट देते हैं। बिल्कुल सही है जवाब तो। लेकिन यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, सबसे पहले जो पेशेंट को हेमरोइडेक्टमी का पेशेंट है, उसको जो डाइट दी जाएगी वो दी जाएगी क्लियर लिक्विड। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो हम चेंज करके हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं। देखिए रेशनल के अंदर, आफ्टर सर्जरी द क्लाइंट विल बी प्लेस्ड ऑन ए क्लियर लिक्विड डाइट एंड प्रोग्रेस्ड टू द रेगुलर डाइट। देखिए जो क्लियर लिक्विड डाइट है वो सबसे पहले स्टार्ट करनी है सर्जरी के बाद, एंड धीरे धीरे जो है आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स विल बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। जो स्टूल सॉफ्टनर्स है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्लान ऑफ केयर के अंदर। एंड टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर्स दे सकते हैं। लेटर हाई फाइबर डाइट, इसके बाद आप हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं। मतलब सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट ही स्टार्ट करनी है, इसके बाद आप हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं। आंसर ए इज एनकरेज्ड बट दिस इज नॉट द फर्स्ट डाइट आफ्टर सर्जरी। आफ्टर जो मतलब जो ऑप्शन ए है, इसको आपको एनकरेज करना है कब, जब आप पहले शुरुआती जो डाइट है वो क्लियर लिक्विड डाइट दी आपने, स्टूल सॉफ्टनर्स आप इस डाइट के साथ मतलब क्लियर लिक्विड डाइट के साथ आप दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है रेगुलर डाइट पे पेशेंट को लाना है, और पेशेंट को देन हाई फाइबर डाइट जो है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। तो यानी ये फर्स्ट डाइट नहीं है आफ्टर सर्जरी, ये आपकी लेटर बाद की जो है डाइट है। पहली जो फर्स्ट आपकी डाइट रहेगी वो रहेगी क्लियर लिक्विड डाइट। तो ये ऑलमोस्ट नहीं, मतलब जो 90% वाले जो भी कैंडिडेट है उन्होंने इसी क्वेश्चन में क्या किया है, मिस्टेक की है और गलत जवाब दे दिया है। कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड ए कल्चर फॉर ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गोनोरिया, द नर्स शुड ऑब्टेन विच टाइप ऑफ कल्चर। देखिए एक पेशेंट है जो गोनोरिया से सस्पेक्टेड है, मतलब कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड ही है कि गोनोरिया इसको हो सकता है। फिजिशियन ने आपको कहा है कि कल्चर इस पेशेंट का करना पड़ेगा, तो बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जानते हैं कि किस टाइप का कल्चर जो है वो आप ऑब्टेन करेंगे, इस पेशेंट से किस टाइप का कल्चर आप ऑब्टेन करेंगे या फिर सैंपल आप कहाँ से लेंगे। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। पहला है ब्लड टेस्ट, मतलब ब्लड का सैंपल लेंगे। नेक्स्ट नेजोफेरेंजियल सिक्रेशंस, नेक्स्ट स्टूल, नेक्स्ट जेनेटल सिक्रेशंस। तो देखिए यहाँ पे पेशेंट को क्या हुआ है, गोनोरिया मतलब एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन पेशेंट को डेवलप हो रखी है। तो यहाँ पे इस पेशेंट के लिए जो टाइप ऑफ कल्चर यूज करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, वो करेंगे हम ऑप्शन डी, यानी जेनेटल सिक्रेशन से जो है सिक्रेशंस वो कलेक्ट करेंगे एंड डायग्नोस करेंगे कंडीशन को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं इसके बारे में। ए कल्चर फॉर गोनोरिया इज टेकन फ्रॉम द जेनेटल सिक्रेशंस, द कल्चर इज प्लेस्ड इन वार्म एनवायरनमेंट वेयर इट कैन ग्रो नेजेरियाई गोनोरियाई। तो देखिए यहाँ पे जेनेटल सिक्रेशन से आपको जो सैंपल है, जो कल्चर है वो आपको लेना ही लेना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताई गई है, द कल्चर इज प्लेस्ड इन वार्म एनवायरनमेंट। पेशेंट जो है उसको वार्म एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत नहीं है। कल्चर जो आपने लिया है उसको वार्म एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्या करना है, प्लेस करना है, मतलब रख देना है। जिससे क्या होगा, जो निजीरिया गोनोरिया है वो ग्रो करेंगे, उनको टेम्परेचर पे मतलब बढ़िया से टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो उस कल्चर को क्या करना है, हम वार्म टेम्परेचर पे रख देना है, जिससे कि निजीरिया गोनोरिया की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, और जब आप उसको एग्जामिन करें तो आपको अच्छे से विजिबल वो हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट हैज बीन रिसीविंग साइनोकोबालामाइन यानी विटामिन B12 injection for the past 6 weeks, which laboratory finding indicate that the medication is having the desired effect। देखिए क्या पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो पिछले 6 सप्ताह से विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन का इंजेक्शन खा रहा है। बताइए कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग जो है वो इंडिकेट कर रही है कि वो जो पेशेंट मेडिकेशन खा रहा है इसका डिजायर्ड इफेक्ट पेशेंट के अंदर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब पेशेंट पिछले 6 सप्ताह से दवाई तो खा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे आपको पता चलेगा कि ये दवाई उस पेशेंट के बॉडी में काम कर रही है या नहीं कर रही है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल काउंट्स ऑफ 60%, नेक्स्ट बेसोफिल काउंट ऑफ 0.5%, नेक्स्ट मोनोसाइट काउंट 2%, नेक्स्ट रेटिकुलोसाइट काउंट 1%। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ 1%। यानी कि पेशेंट को क्या हुआ है, पर्निशियस एनीमिया, और पर्निशियस एनीमिया हुआ है इसलिए उसको विटामिन B12 के इंजेक्शन पिछले 6 सप्ताह से चल रहे हैं। और रेटिकुलोसाइट काउंट अगर 1% या इससे ज़्यादा जो है बड़ी नज़र आ रही है, या फिर रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो 1% अगर आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग में देखने को मिल रही है, मतलब ये जो दवाई आप दे रहे हैं इस पेशेंट को वो इफेक्टिव जो थेरापेटिक एक्शन है या इफेक्टिव एक्शन जो है वो बॉडी के अंदर
कर रही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। देखिए रेशनल में साइनोकोबालामाइन इज ए विटामिन B12 है, मेडिकेशन दैट इज used for pernicious anemia and a reticulocyte count of 1% indicate that it is having a desired effect। रेटिकुलोसाइट काउंट 1% आ रहा है, मतलब ये अच्छे से वर्क कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द क्लाइंट रिटर्न्स टू द यूनिट फ्रॉम सर्जरी विथ ए ब्लड प्रेशर 90/50, pulse 132, respiration 30, and which action by the nurse should receive priority। एक पेशेंट है जो सर्जरी यूनिट से वापस जो है, यानी कि सर्जरी यूनिट के अंदर वो आया है। आपने क्या किया, क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट फ्रॉम सर्जरी, मतलब सर्जरी होने के बाद में वो वापस आया है पेशेंट, और यहाँ पे इस पेशेंट के आपने वाइटल्स चेक किए तो पेशेंट का जो बीपी है वो हाइपोटेंशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब 90/50 आ रहा है। पल्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है 132 है, एंड रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ है 30 है। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या नर्सिंग एक्शन रहेगा। पहला ऑप्शन है कंटिन्यू टू मॉनिटर द वाइटल साइन। तो भैया यहाँ पे मॉनिटर कर लिया आपने वाइटल साइन, ये फाइंडिंग आपको देखने को मिल गई है, ये आपको फिर से कंटिन्यू नहीं करने हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट द फिजिशियन, नेक्स्ट आस्क द क्लाइंट हाउ टू फील, नेक्स्ट आस्क द एलपीएन टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, पेशेंट को नहीं पूछना है कि कैसा क्या फील हो रहा है, पेशेंट क्या बताएगा, पेशेंट तो ऑलरेडी हाइपोटेंशन की कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन डी भी आपका गलत जवाब है, यानी फिजिशियन को आपको क्या करना है, इमीडिएटली बता देना है, कॉन्टैक्ट करना है फिजिशियन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेशनल देख लीजिए, द वाइटल साइन आर एबनॉर्मल एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर इमीडिएटली। डॉक्टर को इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करना है, यहाँ पे एबनॉर्मल वाइटल साइन आ रहे हैं, पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट के अंदर एडमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद बीपी ऑफ 210/120, हर डॉक्टर ऑर्डर्स फ्रोसमाइड 40 mg IV स्टेट, हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड फ्रोसमाइड टू द क्लाइंट। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक पेशेंट है जो कि अभी भी एडमिट हुआ है और उसकी आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर जैसे ही चेक किया यहाँ पे ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, यानी हाइपरटेंशन का ये पेशेंट है। इससे पहले अपन ने हाइपोटेंशन का पेशेंट देखा है, यहाँ पे हाइपरटेंशन का पेशेंट है। 210/120 यानी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, मतलब ये बीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने क्या कहा है आपको कि फ्रोसमाइड इंजेक्शन जो है 40 mg IV आपको स्टेट, मतलब इमीडिएटली अभी लगाना है। बताइए नर्स जो फ्रोसमाइड लगाएगी वो किस प्रकार से एडमिनिस्टर करेगी, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाय गिविंग इट ओवर 1 to 2 मिनट। नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए, बाय हैंगिंग ए IV पिगीबैक, नेक्स्ट है विथ नॉर्मल सेलाइन ओनली, नेक्स्ट बाय एडमिनिस्ट्रिंग इट थ्रू द विनस एक्सेस डिवाइस। देखिए विनस एक्सेस डिवाइस की जरूरत नहीं है, ना ही नॉर्मल सेलाइन आपको ओनली एडमिनिस्टर करना है, ना ही IV पिगीबैक हैंगिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे जो आपका एज नर्सिंग ऑफिसर काम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, बाय गिविंग इट 1 to 2 मिनट, यानी आपको जो फ्रूसमाइड लगाना है इस पेशेंट को वो स्लोली लगाना है। 1 ml अगर फ्रूसमाइड आप लगा रहे हैं तो वो पर मिनट यानी 1 मिनट में आपको उसको एडमिनिस्टर करना है, यानी बहुत धीरे धीरे आपको ये एडमिनिस्टर करना है। क्यों करना है धीरे धीरे, इसका रीज़न ये है कि पेशेंट को अगर आपने फास्टली फ्रूसमाइड दे दिया तो ये हाइपोटेंशन भी पेशेंट के अंदर कॉज कर सकता है, तो ये रिवर्सिबल इफेक्ट आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पेशेंट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ आया है और रिवर्सिबल उस पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आपको स्लो जो है फ्रूसमाइड उस पेशेंट को देना है। ठीक है, चलिए रेशनल में देखते हैं। लासिक्स शुड बी गिवन अप्रोक्सीमेटली 1 ml पर मिनट टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन। वही बात है जो मैंने आपको बता दी है कि 1 ml जो है पर मिनट, मतलब बहुत स्लो 1 मिनट के अंदर 1 ml देना है। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हाइपोटेंशन से प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए आप धीरे धीरे उसको फ्रूसमाइड दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिडोकेन इज ए मेडिकेशन फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। कौन सा वो पेशेंट है या फिर पेशेंट को ऐसी कौन सी कंडीशन डेवलप हो रखी है जिसमें लिडोकेन मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है एट्रियल टेकिकार्डिया, नेक्स्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नेक्स्ट हार्ट ब्लॉक, नेक्स्ट वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। और ये एम्स नोरसेट में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो लिडोकेन है ये मेडिकेशन हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कंडीशन में लिडोकेन जो है वो यूज की जाती है। चलिए रेशनल में देखते हैं। लिडोकेन इज यूज्ड टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया।
This medication slowly exerts an arrhythmic effect by increasing the electric stimulation threshold of the ventricles without depressing the force of ventricular contraction। मतलब बिना ventricular contractions को डिप्रेस किए ये जो मेडिकेशन है वो धीरे धीरे एंटी एरिथमिक इफेक्ट करेगी और जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस है उनको ये बढ़ा देगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सेकंड, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए 5 year old इज एडमिटेड टू द यूनिट फॉलोइंग ए टॉन्सिलेक्टमी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी। एक पेशेंट है जो कि 5 साल का बच्चा है और उसके टॉन्सिलेक्टमी के लिए उस पेशेंट को यानी कि उस बच्चे को एडमिट किया गया है। टॉन्सिलेक्टमी उस बच्चे की हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आगे की बात पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी। सर्जरी का क्या कॉम्प्लिकेशन है जो इंडिकेट करता है, मतलब सर्जरी होने के बाद ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो इंडिकेट होगा इस पेशेंट के अंदर कि ये मतलब सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस अराइज होगा। पहला ऑप्शन है डिक्रीज एपेटाइट, नेक्स्ट लो ग्रेड फीवर, नेक्स्ट चेस्ट कंजेशन, नेक्स्ट कंस्टेंट स्वेलोविंग। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। मतलब टॉन्सिलेक्टमी अगर किसी बच्चे की या फिर किसी पर्सन की जाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज होगा वो क्या होगा, कंस्टेंट स्वेलोइंग यानी ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। और ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट बारी बारी जो है स्वेलो करेगा, तो स्वेलो करेगा तो उसको आप विजिबल मतलब देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पेशेंट में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग मतलब हो रही है टॉन्सिलेक्टमी के बाद में, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। तो सर्जरी का यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट स्वेलोइंग। चलिए रेशनल में देख लीजिए। ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए टॉन्सिलेक्टमी इज ब्लीडिंग एंड कांस्टेंट स्वेलिंग may indicate bleeding. Decreased appetite is expected after tonsillectomy and as a low grade temperature, thus answer and B is incorrect। यानी appetite जो है वो डिक्रीज होगी टॉन्सिलेक्टमी का जैसे ऑपरेशन होता है उसके बाद में एपेटाइट जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी एंड लो ग्रेड फीवर भी पेशेंट के अंदर नजर आएगी। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, मतलब ये तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा, ब्लीडिंग का होगा। और ब्लीडिंग का होगा मतलब कॉन्स्टेंटली पर्सन जो है वो स्वेलो करता रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आज के सेशन का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। द 10 year old is being treated for asthma being administering थियोफाइलिन, the nurse should check that। एक 10 साल का बच्चा है जिसको अस्थमा हुआ है और उसको ट्रीटमेंट के लिए थियोफाइलिन एडमिनिस्टर की जा रही है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि थियोफाइलिन इस बच्चे को जब आप एडमिनिस्टर करेंगे इससे पहले इस पेशेंट में यानी इस बच्चे में आप क्या चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है यूरिनरी आउटपुट, नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट पल्स, नेक्स्ट टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे बीपी चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही यूरिनरी आउटपुट चेक करने की जरूरत है, ना ही टेम्परेचर चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे जरूरत है वो है पल्स, यानी ऑप्शन सी। पल्स जो है वो आपको पहले चेक करनी होगी। क्यों चेक करनी होगी, क्योंकि थियोफाइलिन का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, ये क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर। ये क्या होती है, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर ये होती है तो इसका जो साइड इफेक्ट होगा ब्रोंकोडायलेटर का वो होगा टेकिकार्डिया। साइड इफेक्ट क्या होगा, टेकिकार्डिया। यानी टेकिकार्डिया साइड इफेक्ट है तो आपको यहाँ पे असेसमेंट जो करने की जरूरत है, जो चेक करने की जरूरत है वो किसकी जरूरत है, पल्स को चेक करने की जरूरत है। चलिए रेशनल में इसको और जानते हैं। Theophylline is a bronchodilator and a side effect of bronchodilators is tachycardia. So checking the pulse is important. Extreme tachycardia should be reported to the doctors। देखिए थियोफाइलिन इस पेशेंट को दे रहे हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है और ब्रोंकोडायलेटर का जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है वो है टेकिकार्डिया। तो भैया टेकिकार्डिया इस पेशेंट को हो सकता है, इसलिए आपको पहले क्या करना है, पल्स को चेक करना है। और अगर पहले से एक्सट्रीमली टेकिकार्डिया बच्चे को हो रखा है थियोफाइलिन देने से पहले या फिर थियोफाइलिन देने के बाद भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले ही हो। पहले मान लीजिए आपने चेक की पल्स और वो पल्स मान लीजिए आपको 90 या फिर 95 से अबव आई, ठीक है। और जैसे आपने ड्रग दी उसके कुछ समय बाद जो है पल्स आपने चेक की और वो 140 या फिर 150 के समथिंग आई, मतलब एक्सट्रीमली टेकिकार्डिया इस बच्चे को हुआ है, तो तुरंत आपको क्या करना है, डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो ये थे अपने आज के इस सेशन के 10 क्वेश्चंस। रिमेनिंग जो अभी सेशंस जिनके बारे में मैंने आपको आज बता भी दिया कि अभी 7 से 8 पेपर्स जो है वन लाइनर क्वेश्चंस के और मिलेंगे। उसके बाद हम जो आपके यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे और वहीं आपको टेस्ट में मिलने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आपको वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है
जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जो यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, हो सकता है 20 से 30 क्वेश्चन हो जो आपको वन लाइनर भी मिले और मिलेंगे भी, वन लाइनर भी मिलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वैसे होंगे तो आपके लिए टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा, है ना। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे 100%। अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी घबराहट वगैरह है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उन सबको भगा दीजिए। अगर वो आप रख के तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अपनी तैयारी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेके घूम रहे हैं, स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, तैयारी आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तैयारी करना है बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।